मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो 63A नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस तो प्रोसीड हो ही रहा है, इसकी प्रोसीडिंग हो रही है, लेकिन आज बड़ी अफसोसनाक एक सूरत हाल पेश आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील मुस्तफ़ैन काज़मी इनका नाम है, आज अचानक से ये सामने आए हैं, बावजूद इसके कि इस केस को प्लीट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और बानी PTI इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर अली जफ़र साहब। लेकिन ये मुस्तफ़ैन काज़मी एक वकील ये अचानक सामने आ गए और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बदतहजीबी शुरू कर दी, और सो मच सो कि इन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की या जो 63A नजरसानी का बेंच है उसको धमकाना शुरू कर दिया और ये कहा कि ये गैर कानूनी बेंच है जो कि ये हियरिंग सुन रहा है 63A नजरसानी की, और धमकी दी कि जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे 500 वकला मौजूद है और हम देखते हैं कि किस तरह से फैसला हमारे खिलाफ आता है और ये गैर कानूनी बेंच फैसला किस तरह से करता है। इस पे ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब बरहम हुए और उन्होंने मुस्तफ़ैन काज़मी वकील PTI उनको सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद ये मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक आज कायम नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड या उनकी तरफ इंक्लाइंड या उनकी तरफ झुकाव रखने वाले वकला ने आज एक मुजाहरा किया जहां पर बहुत गलत ज़बान का इस्तेमाल किया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, सो मच सो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पुतला भी नजर आतिश किया गया। सो वेयर इज़ दिस ऑल हेडिंग, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी तस्लीम नहीं करने, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तस्लीम नहीं करनी, और अगर हो रही हैं प्रोसीडिंग्स तो कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर जो रवैया है ये वही मामला है कि जिसके हवाले से इमरान खान खुद कहते रहे हैं कि इदारों का एहतराम होना चाहिए, फैसलों का एहतराम होना चाहिए, और ये तमाम का तमाम जो वो प्रचार हैं सियासी प्रचार अपनी पार्टी को और इस मुल्क को देते रहे हैं। तो खुद उनकी जमात से एसोसिएटेड वकील किस तरह की ये हरकत कर रहे हैं, इस पे आज सवाल करेंगे। दूसरा, बिलावल भुट्टो ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है रिपोर्टर्स के साथ और वहाँ उन्होंने कहा है कि जी 25 अक्टूबर से पहले 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना बड़ा ज़रूरी है, और अगर 25 अक्टूबर के बाद आ गई तो फिर मुश्किलात होंगी, 25 से पहले आई तो फिर मुश्किलात नहीं होंगी। ये बिलावल भुट्टो क्या कह गए हैं? क्या उन्होंने अपना ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया है? क्या उन्होंने इस तरह से कह के हुकूमत की जो इंटेंट है उस पर सवालात नहीं खड़े कर दिए? 25 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है? ऐसा क्या है कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम होनी चाहिए और 25 अक्टूबर से पहले ही 26वीं आईनी तरमीम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है? ऐसी क्या ज़रूरत और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है? इसके अलावा जो एक और मुद्दा है, नवाज शरीफ कभी कभार मंजर आम पे आते हैं, हौले हौले एक स्पोरेडिकल इवेंट्स की सूरत में सामने आते हैं, तो आज एक बार फिर वो सामने आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ख़ासतौर पे KP की हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। सिर्फ यही नहीं, PTI कारकुनान को भेड़ बकरियां कह दिया है नवाज शरीफ ने, और कहते हैं कि किस किस्म की भेड़ बकरियां हैं जिनको नज़र नहीं आता कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नहीं है और ये उठ के लश्कर कशी करने आ जाते हैं पंजाब पे। तो क्या नवाज शरीफ का PTI कारकुनान को भेड़ बकरियां कहना ये दुरुस्त है? और सिर्फ PTI कारकुनान पे ही अपना गुस्सा नहीं निकाला नवाज शरीफ ने, बल्कि पाकिस्तान के तमाम अवाम को जिम्मेदार करार दे दिया है कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ उसकी जिम्मेदार बल्कि उसके कसूरवार अवाम हैं, ये कहा नवाज शरीफ ने आज। तो क्या नवाज शरीफ साहब का ये शिकवा कौम से बजा है और PTI कारकुनान को भेड़ बकरियां कहना? इन्हीं मुद्दात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्द रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं वफाकी बराए इत्तलात और नशरियात, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, कानूनदान हैं, PTI के सीनियर मरकज़ी सरकर्द रहनुमा हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल भी हैं, फोकल पर्सन भी हैं अपनी पार्टी के। शुएब शाहीन साहब, ये जो आज चीफ जस्टिस को धमकाया गया और कहा गया कि हमारे 500 वकला बाहर खड़े हैं, हम देखते हैं कि आप किस तरह से फ़ैसला करते हैं हमारे ख़िलाफ़, इज़ दिस जस्टिफाइड, इज़ दिस जस्टिफाइबल? और सवाल ये भी हो रहा है कि इस बदतमीज़ी के पीछे शायद PTI की शह भी मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीता देखें, अंदाज़ तख़ातुब मैं हमेशा कहता हूँ
मैं सख्त से सख्त बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी जिसको कहते हैं ना किसी का भी किसी शख्सियत का एहतराम वो एक इंसानियत का एहतराम तस्वुर होता है। हमें एहतियात करना चाहिए जब हम वकील के तौर पर बात करते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बेंच कॉन्स्टिट्यूशन और इस मौके पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का आर्टिकल 63A में बैठ के इसका फ़ैसला करना ऑर्डिनेंस के आते ही कमेटी का में तब्दीली करना, जजेस के ऊपर इस तरह की मलाइन करना, उनको स्पेशली जस्टिस मुनीब साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ उन्होंने लिखा ख़त का जवाब देते हुए, और उन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को डिसाइड करने की बजाय जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उस बेंच से निकाल देना, इसके बावजूद कि उन्होंने कहा कि मैंने रिक्यूज़ल नहीं की। हाँ। मेरे ख्याल है ये इलीगल वो काम थे जो काजी साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रास्ते में होने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए नाइंसाफ़ी की बदतरीन मिसाल काजी फ़ाइज़ ने इलीगल काम किए, ठीक है, लेकिन पहले उस मामले को सॉर्ट आउट कर लें जो मेरा बुनियादी सवाल था। आपने क्वाइट कन्वीनियंटली उसको पास ऑन कर गए हैं, लेकिन सर क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे हमले के मुताबिक नहीं है कि आप अदालत के अंदर भी ये बात करें और अदालत के बाहर भी? हमला नहीं होता। मैं अदालत के बाहर जो कुछ हुआ है सर, मेरी एक दफ़ा मैं आपको गुजारिश करूँ, मेरी जजेस के साथ कोई आज तक कभी तल्ख कलामी कोई लड़ाई नहीं हुई। विद ग्रेट रिस्पेक्ट मेरी एक दफ़ा थोड़ी सी तल्ख कलामी सी हो गई जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ। बेंच नंबर 4 में हेड कर रहे थे जस्टिस बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, तीसरे जज मुझे याद नहीं, शायद केस क्या था? केस को था ज़राई तरक्याती बैंक की तरफ से मैं पेश हो रहा था, कोई एम्प्लॉइज़ का इशू था, लेकिन बट आई वाज रिप्रेजेंटिंग ज़राई तरक्याती बैंक एट दैट टाइम। मेरी उनके साथ तल्ख कलामी हो गई। ठीक, खैर उन्होंने मेरा केस भी डिसमिस कर दिया, बहरहाल ख़त्म हो गई बात। मुझे कोई मैं सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो गया, मुझे कोई 1.5 घंटे बाद उनकी कॉल आई मुनीब साहब के पीएस की कि जी आप इधर हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा जी जज साहब याद फरमा रहे हैं। खैर मैं गया, उन्होंने कहा जी मेरे से अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं था। उन्होंने भी माजरत की, मैंने उससे डबल माजरत की कि जी मैंने कहा मेरे से शुरू हुई थी। बात ये होती है कि ये थोड़ी बहुत कभी जब हम वकील आपस में किसी भी केस में हीट ऑफ आर्गुमेंट्स में कभी ऐसी बातें तो हो चल जाती है ना, बेंच में भी और वकला के दरमियान भी, लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा धमकी दी गई कि हम देखते हैं हमारे बाहर वकला खड़े हुए और जब पीटीआई के वकला बाहर मौजूद हो। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो आज वकीलों ने किया वो, देखें एहतजाज करना हर वकील का हक है, सर जो जबान इस्तेमाल की गई के मुताबिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पुतले जलाए गए, आप समझते हैं सब दुरुस्त? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस वक्त जो असल बात ये है ना, ये रेलिवेंट नहीं है कि कौन किधर एहतजाज कर रहा है। एहतजाज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में हो रहा है, कराची में हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो रहा है। काजी साहब जिस तरह अपनी ज़ात की एक्सटेंशन के लिए इस वक्त जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर रहे हैं, ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम इंसाफ पे हमला है, बल्कि ये इतना बड़ा नुकसान है जितना शायद जस्टिस मुनीर ने 1954 में नहीं दिया था, नजरिया ज़रूरत का इजाद करके। देखिए इस वक्त मैं बैरिस्टर दानियाल साहब को भी इन कर लूं, काफी देर से खामोशी से वो सुन रहे हैं। देखें अगर यही काम ये खुद ना करें, किसी भी बेंच के हवाले करें, नंबर 1। नंबर 2, इस ऑर्डिनेंस के हवाले से इसको फाइनलाइज किए बगैर आगे ना बढ़ते तो शायद इनके ऊपर इतने इल्ज़ामात ना। इस पे आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब, आप भी माशाल्लाह कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं। जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, जो बेंच को धमकी लगाई गई है, बावजूद इसके कि बैरिस्टर रिजफर ने उस पर माजरत कर दी, बट स्टिल आप समझते हैं कि ये भी सुप्रीम कोर्ट पे हमले के मुतरादिफ हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो वकला का एहतजाज हुआ, दूसरा बिलावल भुट्टो ने लगता है कि शायद अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पर तीरंदाजी कर दी कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है। 25 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है इसमें? थैंक यू गरीदा फॉर हैविंग योर शो। देखें जिस तरह पहले तो मैं चीज़ कहूँ कि देखें हम दोनों काले कोट पहनने वाले हैं। जो रवैया और जो लहजा और जिस तरीके से आज बात हुई ये बड़ा गलत है।
और जब भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जमात का वतीरा बन गया कि लोगों की माओ बहनों को गालियाँ दो, तब भी आप कहते हो ठीक है। हमारे आपने मिनिस्टर्स को, मरियम औरंगज़ेब से लेकर किस किस को आपके इनके लोगों ने जाके गालियां नहीं दी, डिफरेंट चलते फिरते, और कहते थे ठीक है। इनकी अनफॉर्चुनेट इनकी ट्रेनिंग ये हो गई है कि जो बात ना चले, इनका काम ना बने तो उसको दबाओ, उसको बुरा भला कहो, उसको चोर कहो, उसको डाकू कहो, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो। ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इमरान खान और उनकी जमात और उनके जितने भी पैरोकार हैं ये डे वन से ये कर रहे हैं, और यही इनकी न्यूक्लियस ऑफ स्ट्रेंथ या पावर अगर कहें तो यही इनका न्यूक्लियस है। लेकिन आगे चल के जरा बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब ने भी तो आज चाय वालों को भेड़ बकरियां कह दिया। मियां साहब देखिए, बात सुने, मियां साहब क्या बात करते हैं। मियां साहब बात करते हैं कि आप उस जमात के साथ खड़े हो जो बात करते थे। उन्होंने पिछले 11 साल में केपी को क्या दिया? एक मेट्रो जिसके दरवाजे उल्टे लगाए कि छतों से बाहर निकलो, ठीक है ना, जिसके बाथरूमों के मुंह उल्टे बना दिए गए कि पब्लिक यूज कर सके, मेट्रो के लोग ना इस्तेमाल कर सकें। जो उन्होंने 6 अरब का प्रोजेक्ट बनाना था, फिर 19 का बनाना था, फिर 16 का बनाना था, फिर 100 अरब के पास जाके खत्म हुआ। इन्होंने आप बातें करते रहे पिछले 11 साल से, क्या कहते रहे, जब हम हुकूमत में आएंगे करप्शन, मुल्क में करप्शन, मुल्क में ये पूरी दुनिया में गए करप्शन के नारे लगाए, लेकिन ये बातें करते रहे। और उसके बाद करप्शन प्राइस इंडेक्स में आपका नंबर 4 पॉइंट्स ऊपर चला गया। एहतसाब कमीशन का हेड नहीं लगा सके 11 साल से, नैब को गैर फाल कर दिया। इनके तमाम झूठे वादों के बाद मियां साहब उनसे पूछते हैं लोगों से, उनको यही कहा उन्होंने कि इन्होंने आपको दिया क्या है, कि इन्होंने क्या आवाम के लिए किया। कि देखिए, नफरत के ऊपर तो मुसलिनी ने भी लोगों को इकट्ठा कर लिया था, नफरत के ऊपर तो हिटलर ने भी लोगों को इकट्ठा कर लिया था। और सबसे ईजी जो काम है, तरीका है, नफरत के ऊपर लोगों को इकट्ठा करो। जितनी भी लोगों के अंदर कोई भी महरूमी होती है वो नफरत के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, एक पेज पे आते हैं। वो डे वन से ये कर रहे हैं। कभी मीर जाफर कहते थे, कभी कहते थे न्यूट्रल जानवर होते हैं, फिर कहते थे न्यूट्रल हो, फिर कहते थे कि तुम न्यूट्रल कैसे हो सकते हो, फिर आप मिलते कह रहे हैं फिर न्यूट्रल हो। देखिए कि भेड़ बकरियां कहा जाए कारकुनान को, सियासी कारकुनान को, क्या ये मुनासिब है? ये उन लोगों को उठा रहे हैं, उन लोगों को जगा रहे हैं, उन लोगों को जगा रहे हैं कि भाई कि जो लोग आपको नजर नहीं आ रहा इस पूरे रीजन में क्या हो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा इजराइल क्या कर रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा ईरान के साथ क्या हो रहा है। उस इजराइल के ऊपर आज जैक गोल्डस्मिथ की जो ट्वीट है कि इजराइल अपने आखिरी मरहले में है, इजराइल के साथ हमने खड़ा होना है, अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हम आज फिर दुनिया हमसे पूछेगी, जवाब लेगी, एंड दिस इज द लास्ट चांस वी हैव। उसी जैक स्मिथ की ये जो उनकी तस्वीरें करते थे कि ही इज द, इमरान खान की अपने ट्वीट से, ही इज द बेस्ट लीडर, मोस्ट ऑनरेबल मैन एंड वी मस्ट सपोर्ट हिम एट ऑल फोरम्स। ये उसी जैक, देखे ना, आपको कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, ये आज उसी यहूदी पॉलिसी को पाकिस्तान में इनकी जमात प्रमोट करती है। डे वन से पाकिस्तान में IMF आई, IMF के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अमेरिका पहुंच गए, उनके काउंसलेट के बाहर। पाकिस्तान में लेजिस्लेशन हुई तो ये लोग, उन्होंने अमेरिकी फर्म्स हायर कर ली कि जो अमेरिका में बैठ के जो इंडियन फर्म्स के साथ काम करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ लेजिस्लेशन पेश करो। अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो किया, आज जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट है तो इन्होंने पूरे शहर को इन्होंने कहा कि हम अपने पूरे मुल्क में जो है SCO समिट से पहले पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। क्या हम कंटिन्यूटी देख रहे? देखिए, हम खाली 4 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो आने देंगे डी चौक पे आने देंगे 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर कैसे आने दे सकते हैं? पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट के बाद आपके पास, आपको जगह का तयन, तरीकाकार, सब कुछ आपको बता दिया। लेकिन आप मुझे, मैं आज शोएब साहब का एक शो में था, मैं पहले कहता कि आज एक डेलीगेशन आया, ठीक है ना, सरीना में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, नीचे हजारों स्टूडेंट्स थे, लोग थे जो आ रहे थे पूरा दिन, और आज आए वो, और 6, साढ़े 6 बजे वो भाग गए। वो इसलिए भागे जब उन्होंने बाहर कंटेनर्स देखा, हाल देखा, तो उनको लोगों ने कहा, तो कंटेनर्स किसने लगाए? मेरा भी यही सवाल था। एहतजाज करने नहीं तो कंटेनर्स, आप लोग कंटेनर्स क्यों लगाते हैं? आप उन्हें करने दें एहतजाज। और क्या तरीका है कि आप लोगों को, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का, फिर एहतजाज, आप फिर अपनी बिल्डिंगों में आग लगवाएं, आप अपने शोधाओं की मुजस्समों को आग लगाएं, आप सुप्रीम कोर्ट को आग लगाएं। आपने क्या किया? ये देखे ना, इनका एक तरीका, इनकी एक बात देखें, लॉफुल एहतजाज करना हर किसी का फंडामेंटल राइट है, आप करने दें कि जो बंदा 11 दफा इवेंट्स करके उसने डिफॉल्ट किया है। मैं परसों गया अस्पताल अटक, जो उन्होंने पुलिस वालों का हाल किया, लोहे के डंडों से मारा, गोलियां चलाई, इन्होंने उनको आंसू गैस मारे, वहां लोगों के सर फटे हुए थे, मुंह फटे हुए थे। ये इनकी ट्रेनिंग है। लाहौर में इन्होंने क्या किया, जब बैठ के आपको तेल वाले बम बनाना सिखा रहे थे, इनकी पंजाब पुलिस ने, मैं आपको अभी वीडियोस दिखाता हूं, ये इजराइल की मस्जिदें दिखा रहे हैं, मुझे बताइए, ये इजराइल की मस्जिदें दिखा रहे हैं, जैक साहब ने इनको भेजी है, पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म में, वो पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म में। नहीं, कौन सी मसाजिद पे शेलिंग हुई? कोई भी नहीं हुई। ये वैसे ही मैंने बताया ना कि एक फितरा बनाओ और उसको कहते रहो झूठ को।
पंजाब में आज जो हमारे एहतजाज थे, लोगों को मारा, MNAs MPAs गिरफ्तार किए, रात को भी उनके घरों पे छापे मारे, उनको उठाया, गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी आप पर्चे उठा के देख लेना। कि लबनान की मसाजिद मैं क्या देखे ना, इनका ये पूरा एक इशू बनाते हैं, इनकी बात खत्म कराएं, फिर मैं अंदर हवा डालते हैं, हवा बनाने के बाद पता नहीं क्या बनाते हैं, फिर कहते हैं सच है। ये इनका पुराना तरीका है और ये तरीके को कंटिन्यूटी अल्लाह का शुक्र ये मैटर है कि आप गंडापुर को उनके दस्तों समेत, क्योंकि आज उन्होंने स्ट्रेटजी बना ली है और वो कह रहा है कि हमारे मखसूस तरबियत याफ्ता दस्ते आगे मौजूद होंगे, उनके पीछे हमारे वर्कर्स होंगे और हम डी चौक पहुंच के दिखाएंगे। तो यानी कि आप डी चौक नहीं आने देंगे पहुंचे। लेकिन मुझे बात बताएं ना कि अपने वहां से स्टेट को स्टेट से लड़ाने का इनका फिर यही है ना, इसी बात को हम कहते हैं जब स्टेट एक पॉलिसी देती है। तो ये अफगानिस्तान जहां आपके झंडे को आग लगाई थी जर्मन कॉन्सुलेट के बाहर, उस पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के झंडे को उतार के, साथ इनका इनके एक अफरीदी साहब स्टेटमेंट देते हैं कि वो हमारे दिल में लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी देती है तो कहते हैं जाके हम उनसे बात करेंगे। ये क्या चाहते हैं ये एनआरकी? जब 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट आया था, लाखों डॉलर लेके आ रहा था, सीपैक लेके आ रहा था, तब ये क्या चाहते थे एनआरकी? हाथ उठा के दवाएं करते रहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। तो क्या चाहते थे एनआरकी? बिल्कुल इतना ही टाइम मेरे से ज्यादा नहीं, मेरे सीनियर है, मैं इनको देखें ज्यादा दिया आपसे। देखें विद रिस्पेक्ट मैं एक बात बता दूं, अगर तो मैं कैसेट चला दूं ना इनके खिलाफ, या इन्होंने मेरे खिलाफ जो चला दी है उसका मैं जवाब दर जवाब देना शुरू कर दूं, तो ये इल्ज़ाम तराशी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये सब झूठ का पलंदा है। आज भी क्राइटेरिया क्या है? तो आप इनको गलत साबित कर देना, आप लोग अपना एहतजाज डिले कर दें, आप कहें जी हम SCO के बात कर लेंगे। वो तो है 15 को आ रहे ना, आज क्या है, 4 को क्या मसला है? मुझे बता दें 4 को क्या मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, आप खुद अभी बता रहे हैं वो आज तशरीफ लाने हैं। बात सुने ना, 2 दिन वो रहेंगे, फिर उसके बाद चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने आना है सर, उनकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, SCO की तैयारियां शुरू हो जाएंगी सर। बात सिंपल ये है, मुझे बताएं 8 सितंबर का जलसा हमने किया, किसको इतराज था? विद परमिशन किया ना, मेरे समेत सैकड़ों कारकुनान के ऊपर पर्चा हुआ कि मैंने पुलिस वाले को पिस्टल मारा। नहीं होना चाहिए, लेकिन बात है कि इस वक्त मुल्क की मफाद है ना, लेकिन ना आप लोग अपना एहतजाज मौखर कर दें। हम कब मुल्क का मफाद नहीं चाहते भाई? 85% अवाम तो हम है। आज भी 180 से ज्यादा सीटें हम जीत के बैठे हुए हैं। इन कठपुतलियों के पास तो कैसे 25 में से कोई 20-22 करोड़ कह रहे हैं आपके हैं। हम ये कह रहे हैं जो वोटर है, वोटर है 12 करोड़ टोटल रजिस्टर्ड, नहीं 12 और जिसने वोट कास्ट किया, वो 6 करोड़ है, वो 6 करोड़ है, 6 करोड़ है। यानी कि आप कह रहे हैं 4 करोड़ आपके साथ हैं। 3 करोड़ से जायद वोट हमें फॉर्म 45 के मुताबिक मिले। 1.5 करोड़ इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन से बड़ा फ्रॉड और किसने किया है? इलेक्शन कमीशन के बारे में फ्रॉड, पुलिस फ्रॉड, आर्मी फ्रॉड, सब फ्रॉड हुआ इनके। अगर आपने इस वक्त मुल्क के तमाम इदारों को करप्ट कर दिया है, मनी लॉन्डर को मुसल्लत कर दिया है इस मुल्क के ऊपर, नवाज शरीफ खुद हारा हुआ है, आए कसम उठाए आ जाए मेरे हमारे सामने बैठे जो कि कहे कि वो हारा हुआ नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त होगी। डॉक्टर यासीन राशिद से हारा हुआ है। उमर अयूबी तो स्टेट पर मौलाना के बेटे के खिलाफ इनका कैंडिडेट है। आप कराएं, ऑडिट कराएं, हमने तो पहले कहा है। वो 1,62,000 वोटों की लीड से जीता हुआ है। उमर अयूबी साहब ने स्टे ले रखा है वहां पे। अच्छा, एक बंदे ने स्टे ले रखा है, वो नजर आ रहा है। जो 80 से ज्यादा सीटें हमारी छीनी हुई है वो नजर नहीं आ रही। हमने कहा है ना, एप्लीकेशन हमने दी है, कहा है जुडिशल कमीशन बनाए। आज से 3 महीने पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान साहब के कहने पे। मैंने कहा जी जिस हल्के को आप कहते हैं सबसे पहले हमारा ऑडिट कराएं, उसके बाद बाकी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आप आए बैठे। लेकिन यही बात मौलाना कहते हैं केपी में, तो आप लोग कहते हैं हमने मौलाना साहब को ही जवाब दिया है, आए। सिर्फ वहाँ केपी हुकूमत ने इनकार कर दिया कि हम जेसी नहीं बनाएंगे, हल्के नहीं खोलेंगे। सुन लेना, ये नेशनल असेंबली के इलेक्शन है। नेशनल असेंबली के इलेक्शन के लिए नेशनल लेवल पे ही एक कंसोलिडेटेड कमीशन बनेगा। उसके लिए हमारे हल्के जिस पे आपको इतराज है सबसे पहले उसको खोलें, बाद में किसी और को खोलें। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आज सबको मैं दावत दे रहा हूँ। काजी साहब के पास हमारी पिटीशन 9 महीने से पेंडिंग है। क्या किया उन्होंने? आज तक एक सिंगल पेशी नहीं लगाई। अच्छा, बाकी जो चीजें ये की हैं मुझे नजरसानी 2 साल के बाद लगी है। सर लाइव प्रोग्राम है, ब्रेक ले लूं? यही जवाब आप ब्रेक के बाद कंप्लीट कर लीजिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। शोएब शाहीन साहब का जवाब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी मौजूद है। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इत्तलात और नशरियात के विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, और शोएब शाहीन साहब कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, फोकल पर्सन है PTI के। शोएब साहब आपका जवाब। देखें, मैं जो गुजारिश कर रहा था, देखें आज जिस तरह यजीदियत की बदतरीन मिसालें कायम की हैं, लोगों को मारा है, तशद्दुद किया है,
पूरे शहर बंद कर दिए हैं, ये कोई तरीका कार तो नहीं है। देखें, आप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आपका हक हासिल है कि आप कोई जलसा करें, कोई जुलूस करें, कोई प्रोटेस्ट करें। मुझे बताएं कि पिंडी में लोग निकले, पिंडी में लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, लॉफुल प्रोटेस्ट था। सबसे पहले तो बल्कि ये है कि हमने अगर इजाज़तनामा मांगा था कि लियाकत बाग में जलसा करने की इजाज़त दो, तो क्यों नहीं दी? बजाय जलसा करने की इजाज़त देने के फिर हमने कहा प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट भी हुए, हर शहर गली मोहल्ले हर जगह पे हुए, पूरे पिंडी डिवीजन को इन्होंने बंद कर दिया। बुनियादी सा सवाल है, इन एहतजाजों का मकसद क्या है? किस लिए आप ये कर रहे हैं एहतजाज? पार्लियामान मौजूद है, जो आपने एहतजाज करना है पार्लियामान से करें। पहली बात तो ये है कि आइन हमें हक देता है। बिल्कुल, आपका सियासी, आपका बुनियादी हक है एहतजाज करना। आप जब हमें पूरे पाकिस्तान में न जलसा करने दें, ना हमें किसी भी जगह पे जलसा करें, तो आप हमारे खिलाफ FIR दहशतगर्दी की काटें। नंबर 3 ये है कि आपने एक अनलॉफुल तरीके से अनडिक्लेयर्ड किस्म की ऐसी सिचुएशन पैदा की हुई है, जो कि अल्फाज का इस्तेमाल मैं एहतियात से कर रहा हूँ, कि आपने वो मार्शल लॉ से भी बदतर वाली पोजीशन कायम कर रखी है। आप असम्बली को आपने रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बना दिया है। आपने रात की तारीकी में आईनी तरामीम करने जा रहे हैं। आप अदलिया के ऊपर हमला आवर हैं। आपने आइन और जमहूरियत को आपने चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है। कानून की हुक्मरानी का तस्वुर ख़त्म कर दिया है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बाकी रह गए कि हम प्रोटेस्ट करें? और प्रोटेस्ट अगर हम करना हमारा आईनी अगर हक है, तो आपने पूरे पिंडी डिवीजन को बंद करके ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान में नहीं, हम किसी और दुनिया से आए। बिल्कुल, आपको एहतजाज की भरपूर इजाजत होनी चाहिए। हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए, आपको एहतजाज से रोकते हैं, लेकिन आपकी अपनी KP में हुकूमत है। डिलीवर करना आपका बुनियादी फर्ज है या एहतजाज करना बुनियादी फर्ज है? डिलीवर कर रहे हैं। KP में सिक्योरिटी की सिचुएशन आपसे ढकी छुपी नहीं है। 95% पब्लिक ने हमें वोट दिए हैं वहाँ, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम KP में आज भी कोई भी आप इलेक्शन कराना है, हमने तो इनको दावत दी है, आए वहाँ जलसा करें, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, हम पंजाब में काम कर रहे हैं, विफाक में काम कर रहे हैं, IMF में मुझे बताएं डील लेके आ गए हैं। अभी जब नवाज शरीफ साहब क्या काम कर रहे हैं, जाएं जलसे करें। नवाज शरीफ साहब तो आए थे ना यहाँ पाकिस्तान में, पता नहीं कौन कौन सी तब्दीली लाने। वो जो कबूतर उड़ाने आए थे, उनके तोते उड़ गए। जिस तरह वो जीते हैं, मुझे बताएं तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ेगा, आपने खुद भी बताया है। वो किधर है आजकल? वो क्यों नहीं इसमें आज तो कम से कम नजर आए हैं। वो जो जिस तरह नजर आए हैं, आकर के वो बातें की हैं जो पाकिस्तान के एक सियासतदान को, एक लीडर को वो बातें नहीं करनी चाहिए। वो मेरे जैसे लेवल के बंदे को भी नहीं ये ज़ेब देती कि मैं ऐसे अल्फाज किसी की भी पार्टी के बारे में कहूँ तो भेड़ बकरियां हैं। मतलब ये अल्फाज किसी इंसान के बारे में ये इस्तेमाल करते हुए हमें 10 दफ़ा सोचना चाहिए। आप अगर इस वक्त अगर लाहौर में बैठ के इस तरह से अगर जीते हैं ना, तो फिर इसका मतलब है कि आप लीडर नहीं हो, आप इस मुल्क में सिर्फ काबिज हो। आप सिर्फ इस अंदाज से आपने हमेशा सियासत की है जो आपको जेब नहीं देती, ना सूट करती है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़े। बिलावल भुट्टो ने आज जो स्टेटमेंट दी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कि 25 अक्टूबर से पहले हो जाए तो मुश्किल नहीं होगी, बाद में मुश्किल हो जाएगी, ये क्यों दिया बिलावल ने? 25 को क्या होने चाहिए? देखें, गरीदा दौड़ लगी हुई है। शहबाज शरीफ साहब नाकाम हो गए, वो डिलीवर नहीं कर पाए। रात की तारीकी में हर घंटे घंटे के नोटिस के बाद जनाब अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, वो नाकाम हो गए। अब ज़ाहिर मुख्तदरा ने उसकी ड्यूटी लगा दी है कि अगर डिलीवर करोगे तो तुम्हें इक़्तिदार मिलेगा बिलावल भुट्टो को, और उसके लिए वो दिन रात किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप की बात हो सकती है, कुछ और हो सकती है, और उसके लिए वो दौड़े दौड़े भाग रहे हैं। देखें, बात ये थी कि जब हाई कोर्ट बार में गए, वहाँ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने जो क्वेश्चन रेज किए, उसका एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिया। और आज भी मुझे बताएं, जो कुछ वो कह रहे हैं कि 25 से पहला करना ज़रूरी है, क्यों? काजी फाइसा साहब का 25 का आखिरी दिन है। जो कुछ हम कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि ये मिली भगत है। तीन तो आप समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने जो बात की है वो आपके कंसर्न्स को वैलिडेट कर दिया है उन्होंने। यानी हम ये कह रहे हैं कि यानी कि 25 को जो काजी फाइजी से रिटायर हो रहे हैं, वो कहना मकसद था बिलावल का आपके नजदीक? 25 से पहले और क्या हो रहा है? सिर्फ यही एक ही बात है ना कि 25 को से पहले अगर तरमीम हो जाएगी ताकि आईनी अदालत बन जाए और काजी फाइसा को वहां लेके जाएं। यही तो हम कह रहे हैं पहले दिन से कि आपने पूरे आईन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने जा रहे हैं, मुल्क के बुनियादी इंसानी हुकूक लोगों के मुअत्तल करने जा रहे हैं। आप आर्टिकल 199 में तरमीम करने जा रहे हैं ताकि रिट मेंटेनेबल ना हो और किसी को भी आप उठा के ले जाएं, कोई जवाब ना हो। और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं 25 से पहले करना ज़रूरी है ताकि उसकी एक्सटेंशन का आप रामवार कर सकें और आपको इक़्तिदार का भी की सूरत में मिल जाए एस्टेब्लिशमेंट से। मैं जरा बैरिस्टर दानियाल साहब से इस पे वजाहत ले लूं। बैरिस्टर दानियाल साहब, ये क्या बिलावल भुट्टो ने अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पे तीरंदाजी कर दी, ऑन गोल पोस्ट पे गोल कर दिया? 25 अक्टूबर से पहले क्यों तरमीम ज़रूरी है? देखें, मुझे नहीं पता उन्होंने 25 अक्टूबर क्यों कहा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तरमीम ज़रूरी है।
वो 25 हो, 26 हो या 24 हो। हम तरमीम पिछले समझते हफ्ते हैं भी 25 हम के कर बाद रहे- भी हो सकती है? देखिए तरमीम जो है वो होनी है और इंशाल्लाह होएगी, और वो इसलिए होएगी कि पाकिस्तान में आज सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वो एड्रेस करती है मसाके जमहूरियत की उस स्पिरिट को, वो एड्रेस करती है उन लोगों को जो इसके 30-30 हज़ार केसेस लगे हुए हैं और वो धिक्के खाते हैं, वो एड्रेस करती है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को, वो एड्रेस करती है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को। ठीक है ना, कि आपके जितने भी इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और हो, उनको उनके पास पावर है कि आइन की तशरीह कर सके, लेकिन उनके पास ये पावर नहीं कि आइन को रीराइट कर सके। ये बातें आपकी बिल्कुल तमाम 100% चीजें हैं दुरुस्त है, जिनके ऊपर लेकिन बैठ जो के ये अमेंडमेंट दूसरी साइड के कंसर्न्स हैं कि आप फिर देखिए, बुनियादी उनके- शख्सी देखिए, हम हुकूक के तो- किसी को भी मुझे उठा बताएं लिया कि जाए, किसको दहशतगर्दी उठाया के जाए, शुबे किसी में। को भी उठाया जाए। ये हर दफा इस तरह की चीजें लेके आते हैं। जब ये केपी APS का इंसिडेंट हुआ था तब भी इन्होंने ऐसी बातें की, तब भी इस तरह के कंसर्न्स रेज किए। इन देखिए बात सुने आप, हम सबसे पहले जो ढांचा है जिसकी ज़रूरत है वो है कि भाई आपकी जो कोर्ट्स हैं उनमें 30-30 दादा केस करता है, पोता भुगत रहा होता है। इन्होंने तो कभी अवाम की बात नहीं की, ये अवाम के मैंडेट से कभी आए नहीं है। टांगा पार्टी थी, सिंगल जमात की पार्टी थी, उठा के इनको हुकूमत दे दी गई। ठीक है ना, ये बात करते हैं हम 90% लोगों को बड़े जलसे किए थे लाहौर में, मीनारे पाकिस्तान 2011 का, 4 सीटें नहीं जीते हुए थे, कराची का 4 2000 सीटें नहीं जीते हुए थे और इनको ला के मुल्क का वज़ीर बना दिया था। एक पार्टी की जमात थी इमरान खान, जिसको बच्चा खड़ा होता था तो हराता था। इमरान खान पूरे पाकिस्तान के हर MNA से तकरीबन हारा हुआ है, लेकिन उस पार्टी को उठा के मुसल्लत किया गया और उसको आज तक मुसल्लत करने की एक लॉबी कोशिश कर रही है जो पाकिस्तान को डीरेल करना चाहती है। कौन सी लॉबी है? पाकिस्तान को वीकेंड करना चाहती है। वही लॉबी है जो कहती है कि इजराइल के पास ये आखिरी मौका है। वही लॉबी है जिसके लिए इमरान खान बोलता है कि जैक गोल्डस्मिथ जो है हम एक आज की दुनिया का बेस्ट लीडर है। वही लॉबी है जो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी पार्लियामेंट में लेजिस्लेशंस पेश करवाती है और पाकिस्तान को कंडेम कराती है। और वही लॉबी है जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ IMF के बाहर खड़े होकर प्रोसेशंस करा रही होती है। और वो लॉबी इनके जेब में है, वो लॉबी इनके जेब में, और वो लॉबी इनको सपोर्ट करती थी। फॉरेन फंडिंग केस में आपके पास सबूत आए कि वो लॉबी इनको सपोर्ट करती थी, वो लोग इनको सपोर्ट करते रहे और उसमें भी ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे 5-6 साल। देखिए इनका अच्छा, अब ये फरमाइए कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, नंबर्स पूरे हो गए हैं आपके पास? देखिए आज इरफान साहब ने मौलाना साहब से मुलाकात भी की है। नंबर्स की बात नहीं है, अगर हुकूमत ने नंबर्स पूरे करने होते तो हुकूमत के पास नंबर्स तब भी पूरे थे और आगे भी पूरे होंगे। इशू क्या है कि हम मौलाना साहब को और उनकी जमात को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह उनको लेंगे भी। देखिए आपने देखिए नंबर्स आपके पास हैं कि नहीं है? हमारे पास नंबर्स कल भी थे और आज भी हैं। इस वक्त तक पूरे हैं? कल भी थे और आज भी पूरे हैं। मौलाना के बगैर भी? बिल्कुल नहीं। देखें हमारे पास, देखें 2 सोचों को वोट करना है, नंबर्स पूरे क्यों हैं? एक सोच है जलाओ घराओ, तफरीक, नफरत, ये कंटेनर की सियासत कि जब मुल्क को आगे बढ़ा तो उसको डीरेल करो, और एक है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सियासत। ये दो सियासत दो जो है ये दरख्त इकट्ठे नहीं उग सकते। तो इसका मतलब एक ये दरख्त हुआ को पानी देना है और मौलाना एक जीरक सियासतदान है, उनको पता है कि कहां खड़ा होना है, एंड ही विल स्टैंड एट द राइट साइड ऑफ द। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर मौलाना साहब की कोई रिजर्वेशंस हैं तो उन रिजर्वेशंस को एड्रेस किया जाएगा, एड्रेस कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह उनके रिजर्वेशंस को 100% एड्रेस करके ऐसी चीजें जिनके ऊपर कंसेंसस नहीं है उनको हम निकाल देंगे और उन चीजों को आगे लेके जाएंगे जो मुल्की मफाद, जमहूरियत, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए अच्छी हैं, और चीजों को आगे लेके जाएंगे। सर एक ब्रेक का वक्त हो गया, लाइव प्रोग्राम है, जब ब्रेक के बाद आऊंगी शेब शाहीन साहब आपका जवाब लूंगी। लेकिन हुकूमत का आज भी ये मौक़िफ़ वज़ीर बारिस्टर दानियाल चौधरी ये है कि तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। क्या इसके लिए हुकूमत रुलाई कर रही है? काजी फाइज ईसा के ज़ेर सरबराही जो इस वक्त 63A नज़रसानी केस लगा हुआ है, और क्या वहाँ से हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते खुल सकते हैं अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता है? इस पर सवाल करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुएब शाहीन साहब, बारिस्टर दानियाल कह रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं आईनी तरमीम के लिए, मौलाना चाहे आएँ या ना आएँ, लेकिन इत्तेफाक़ राय के लिए मौलाना को एक तो साथ रख रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, इसके बावजूद क्या आप लोगों का इल्ज़ाम अभी तक बरकरार है कि 63A नज़रसानी केस से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल जाएगा और फिर तरमीम आसान हो जाएगी? नंबर्स उनके पास ऑलरेडी पूरे हैं। देखिए नंबर कहाँ से पूरे हैं मुझे बता देना। इस वक्त की आज तक के सिचुएशन ये है जो अयाज सादिक साहब ने एक वो मीज़ानिया जारी करवाया था। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नोटिफाइड एज PTI लोग हैं ना,
इररिस्पेक्टिव सर आप लोग गए नहीं सुप्रीम कोर्ट में, यही तो बात आपके मुखालिफिन सुप्रीम कोर्ट का करते हैं। फैसला है ना, उस फैसले को आप अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ना करे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेंटेन है ना इस वक्त तक, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के मुताबिक वी आर पीटीआई, लिहाजा पीटीआई के किसी भी बंदे का वोट आप अगर फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए लेंगे वो काउंट नहीं होगा अप टिल नाउ अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कल रिव्यू होता है, तब तक अगर आ गया 63A नजर अगर वो का, देखे ना, आपने सवाल किया ना कि ये 63A के फैसले को इस मौके पे रिवर्स करने का मतलब काजी साहब का बैठना सिर्फ ये है, शो करता है कि वो इसको रिवर्स करके फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता हमवार करना चाहते हैं ताकि हार्श रेटिंग के जरिए पीटीआई के लोगों को उठाया जाए। बहुत बड़ा इल्जाम, और एक बार फिर बहुत बड़ा इल्जाम, इल्जाम हालांकि नहीं है, काजी कोई फाइज इल्जाम खुद नहीं कह है। चुके हैं कि चीफ काजी जस्टिस ने साहब, सुना था सुन रहे- साबिका, सुन तो रहे- चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस बैठ रहा है। चीफ जस्टिस साहब का जगह चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बैठ सकता था कि इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि 25 से पहले करना ज़रूरी है वरना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको ओके कर दिया, उसको कंफर्म कर दिया। तो लिहाजा उनका जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या तो आकर कल पहली स्टेटमेंट ये दें कुछ हो जाए, आईनी तरमीम हो ना हो, कानून में तब्दीली हो, मैं 24 को जा रहा हूँ, 25 को मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द पोजीशन। ठीक है, वो बैठे जो फैसला करना चाहें करें, लेकिन देखें उन्होंने खुद फैसला किया था कि इसको मैं इसको जरा बाकी बातों का भी जवाब दे दूं, एक मिनट क्विकली से जरा, टाइम कम है, फिर दानियाल साहब को भी फ्लोर देना चाहिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी मंसूर शाह साहब बैठेंगे, ये खुद काजी साहब का फैसला था जुलाई में, तो अब आपने मंसूर शाह साहब को हटा करके खुद क्यों बैठ गए? हटाया तो नहीं है, उन्होंने खुद रिक्यूज कर लिया, वो बैठना नहीं चाह रहे। वो तो कमेटी में से रिक्यूज किया ना, जी। बेंच कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने जो भी किया है वो खुद अपने आप को बीच में बिठाया है। उन्होंने मुनीब साहब ने भी रिक्यूज नहीं किया था, ये सर मुनीब अख्तर साहब ने तो खत लिख के रिक्यूज किया है, मंसूर शाह साहब ने भी खुद रिक्यूज किया, वो कमेटी से किया है, वो इस केस के से नहीं किया। तो फिर इनको पहले उस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए था। अच्छा, एक मंसूर शाह साहब दोनों ने बेंच से भी रिक्यूज किया, नहीं बेंच से नहीं रिक्यूज किया, इस वाले बेंच में बनाया ही नहीं उन्होंने, उनको बिठाया ही नहीं। अच्छा, ये कह रहे थे कि नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे थे तो फिर एक एक घंटे के नोटिस पे क्यों एक्सटेंड कर रहे थे? अगर आपने मनाना मकसद था तो पहले मनाते फिर आकर के बात करते। आज तक मुसव्वदा किसी के पास नहीं है, पूरी कौम का ये हुकूक के ऊपर गासिबाना कब्जा करने जा रहे हैं और हालत ये है कि अभी तक किसी के पास मुसव्वदा नहीं है और आवाम को पता ही नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जी इसराइली लॉबी, मुझे बता दें हमारी लॉबी तो एक ही है, वो है पाकिस्तानी लॉबी। 85% लोग अवाम हमारे साथ खड़े हैं, हमारा लीडर जो है वो इमरान खान है, वो जेल में पड़ा हुआ है। सर वो 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख वोटर। ये अब अगर करप्शन के करप्ट प्रैक्टिसेस के जो मिसालें कायम की हैं इलेक्शन कमीशन ने, अगर उनके उन बेताज बादशाहों के जरिए उनके रिजल्ट के मुताबिक करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। फॉर्म 45 ड्यूली साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड ड्यूली साइंड बाय द पोलिंग एजेंट्स ऑफ द अदर पार्टीज, हमारे भी उसके मुताबिक 3 करोड़ से ज़्यादा हमने वोट लिए हैं। अच्छा जी, इनका लीडर नहीं डीलर है, वो डील करते हैं, आते हैं, डील करके जाते हैं। अब सीओडी की बात की, आईनी अदालत की, सीओडी में एक बात बताएं, 18वीं तरमीम आई 2010 में, 10 महीने उसके ऊपर बैठे रहे, डिस्कशंस हुई, उस वक्त क्यों नहीं आईनी अदालत बनाई? इसलिए कि काजी फाइसा के लिए बनानी मकसद है ताकि आप अपनी पसंद के, जो शहबाज शरीफ और जरदारी चाहेगा वो अपनी पसंद के जजेस बनाएगा ताकि उनसे अपनी मर्जी के काम ले बिलावल साहब ने इसका भी जवाब दिया और कि एक बात 19वीं तरमीम के जरिए आईनी अदालत का रास्ता रुकवाया गया था। कोई नहीं रुकवाएगा। आईनी अदालत बनाई कब थी जो रास्ता रुकवाया? 18वीं तरमीम में आईनी अदालत बना देते ना, क्यों नहीं बनाई? इसका मतलब यह है कि ये बनाना मकसद नहीं था और उस वक्त ये था कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी मर्जी के जज भर दिए थे। जब ये आईनी तरमीम आई 18th अमेंडमेंट, उसके ज़रिए परवेज़ मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक की जो उसमें अमेंडमेंट्स थी उन सारी को निकाला और विद कंसेंसस वो 18th अमेंडमेंट लेकर आए। लिहाजा आज इस वक्त जो ये एक्टिव हुए हैं ये किसी एजेंडा के तहत है। और एक बात ये कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं कि जी बड़े केसेस पड़े हुए हैं, जी अगली नस्ल आगे फैसले करती है। आपको पता है 22.5 लाख केसेस हैं लोअर जुडिशरी में, 85%, और उसके लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। 13% है हाई कोर्ट्स में, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। 2% होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये 15 साल बाद पहली मरतबा 17 जज पूरे हुए हैं, बल्कि 2 इजाफी जज हैं, 19 जज काम कर रहे हैं। अगले साल आप देखिएगा ये जो 54,000 केसेस हैं ये मेरा ख्याल है 5-10 हज़ार पे आ जाएंगे। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आप भी चूंकि कानूनदान हैं, बैरिस्टर दानियाल भी कानूनदान है, सर इसका जरा जवाब दे दीजिए। देखें, मौलाना साहब की सबसे बड़ी रिजर्वेशन है क्या? वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले ये बैठे हुए हैं, ये केपी के इनको झूठा जितवाया गया है,
सीटें मैं जीता हूँ, आइना सीटें कब से मेरी बनाए? हैं, हमारी मेयर सीटें की पहले सीटें आप मेरी वादे करा हैं। लें। ये हमारी जिनके सीटें साथ पहले बैठ कराएं, के बाद में इन्होंने अपनी मैच कराएं। फिक्स करवाया था, जो भी बैठ के जनरल फैज जो है वो उन्होंने इनके लिए डील सेट की हुई थी, वहाँ सारा कुछ किया था। जनरल फैज का 8 फरवरी से क्या ये वहाँ ताल्लुक है? 4 सीटें जीते हैं, 4 सीटें जीतने के बाद इनका शोर 8 देखें। फरवरी से देखिए, आप कह मैंने रहे हैं कि आपसे कहा केपी ना, हुकूमत मैंने इनसे जितवाने के कहा- पीछे भी जनरल मैंने इनसे फैज थे? कहा- मैंने इनसे कहा कि हम इनसे कह रहे हैं कि देखें, ये जब वो टांगा पार्टी है ना, इनको आप जहाँ से पकड़ेंगे आप हर दफ़ा एक नई कहानी डालेंगे। चीज़ें ये हैं कि आईनी तरमीम की बात करते हैं, आईनी तरमीम की कोई शिक ऐसी नहीं है कि देखें, आपने काजी साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया, कोई हमारा जज नहीं है, ना काजी साहब ना कोई और, ये पाकिस्तान की जज है, सुप्रीम कोर्ट तो के आप जज लोग हैं। से और नोटिफिकेशन इनको जारी इज्जत कर देते देना, हैं। जस्टिस देखिए, ये मंसूर शाह गवर्नमेंट साहब का का, आप प्रोग्रेटिव है कि वो 4 दिन पहले करे, 5 दिन पहले करे या 10 दिन 3 पहले महीने करे। पहले तो पिछले आप साल ये कहे ऑन थे। रिकॉर्ड हम कह पिछला दें, 6 महीने पहले कर तो दें आप ये बेशक। ऑन रिकॉर्ड कह दें कि हम- हम जस्टिस काजी को नहीं लगाएंगे आईनी देखिए, बात अदालत में। सुने, ये हमारा प्रोग्रेटिव है, कब हम किसी का नोटिफिकेशन करें, इसके ऊपर कोई कदगन आप नहीं ये आईनी। on record हम कह दें किसी कि बात आईनी कर रहे हैं, अदालत में जस्टिस काजी काजी को नहीं फाइजा लगाया ने जाएगा। बड़ी दफा क्लियर कर दिया कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मैं कोई मराहत और तो कोई सर, चीजें आप लोग नहीं भी ले on रहा। record ले देखिए, आएं आप बार कि बार हम ये क्लियर आईनी कर अदालत दिया, में उनको नहीं गवर्नमेंट ने भी लगाएंगे। ये कह दिया कि कोई फर्द वायद के लिए कोई चीज नहीं आएगी, ना हम इसके हामी हैं, ना हम इनकी हामी नहीं है। फर्द वायद की तो ये करते रहे हैं कि या गला पकड़ो तो या झूठ छोड़ें, पॉलिश आप करो। बता दें, हम दें ना जो है statement, हम उनको नहीं लगा रहे। इसको नहीं लगा रहे। काजी देखिए, फाइज बात काजी सुने, फाइज को आईनी नहीं, अदालत में हम- नहीं लगाएंगे। देखिए, बात और सुने मंसूर शाह, कि अच्छा, मुझे आपकी बताएं, एक काजी चीज बड़ी साहब क्लियर का है, 88 वो दिन चीज पहले क्लियर है कि notification किसी किया। सर, वो एक कह रहे हैं कि अगर प्रोग्रेटिव जब गवर्नमेंट हमने का। कहा किसी फर्द वायद के को भी लिए तो कोई किसी किसी precedent फर्द पे वायद को चलेगा ना। अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, उसमें सब फर्द वायद आ जाते हैं। ये बात सुनने के लिए तैयार काजी नहीं फाइज है। भी आ जाते हैं। By सब आ name जाते हैं रखें। फर्द वायद, By सब name कहें सब कि आ जो हम जाते उनको हैं। नहीं लगाएंगे। मैं हम इनके कहने में क्यों आज- कहें बाय आज नेम? आप मुझे बात statement बताएं कि आर्टिकल 51 और behalf of 106 federal government क्लियर आप कहता है, statement दें कॉन्स्टिट्यूशन कि हम क्लियर काजी कहता है, फाइज साहब आइन को नहीं लगाएंगे। सर, वो किसी कह रहे हैं ना कि extension- कोई भी फर्द देखिए, वाइद नहीं आर्टिकल होगा, कह रहे हैं। 51 आर्टिकल फर्द 51 वाइद और शामिल नहीं है। 106 क्लियर कहता है कि 3 दिन का टाइम है। कौन से कोर्ट के पास ये पावर्स है कि 15 दिन। आप जो है उसको आइन को रीराइट करो? किसी कोर्ट का पावर नहीं है, उसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि इनके मफाद में है। सुप्रीम कोर्ट का आपके पास फैसले 3 को दिन का है, आपका हक कोई है आप रिव्यू कोई में, रिव्यू अगर हमारे पड़े सुप्रीम हुए कोर्ट का हैं, फैसला लेकिन करेगा। किसी के पास अब सुप्रीम आज- कोर्ट के पास अच्छा, जो जो इनकी पसंद आपके का और बारे में- नापसंद अच्छा, का हो, कौन किसी सी की- अदालत मुझे टाइम बात पे बताएं, इख्तियार देती है? 1993 में अपना बाज मोहम्मद काकड़ का जो केस है उसमें अपना खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या कहता है कि भाई जहां दोनों की आपकी मसला या इशू होता है तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन सुपरसीड करेगी। आपके पास आइन की, आपके पास अपना सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, लेकिन ये है कि कंट्रोवर्सी दर कंट्रोवर्सी आइन की बनाते तशरीह हैं। सुप्रीम कोर्ट और के फुल कोर्ट ने कर दी है। आज ये बार बार आपके आप भी लीडर कहा करते हैं, करते थे, ये आज भी जानवरों का कहते हैं। मुआशरा होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद ना करें। तो हम तो रिव्यू करते में हैं, फैसला सारे हो किए, जाएगा, रिव्यू आज भी फिर आप आ रहा आ है, जाएं। लेकिन कि ये आपके किसी इदारे के लीडर पास कहा राइट करते नहीं है, थे, ये किसी इदारे के लेकिन पास राइट करते हैं नहीं है करते कि वो थे। आइन को रीराइट इसलिए करे। आइन को rewrite ये ना करे। आइन को मानते हैं ना माना है, ये आइन को फाड़ते रहे पार्लियामान में अपने तमाम प्रेसिडेंशियल स्पीच के टाइम पे तमाम एम्बेसडर्स के सामने, और ये पाकिस्तान को सर, इससे आप यूज पार्लियामान करेंगे। की सीट लेकिन के लिए अगर ये इलेक्शन भी चाहते लड़ते हैं, रहे। अगर ये चाहते हैं कि जिन मुल्क लोगों आगे ने बढ़े, इस अगर ये मुल्क जैक को- गोल्डस्मिथ की माइंडसेट को आगे नहीं लेके जाना चाहते, जिसने यहूदियों के माइंडसेट, तो आए ज़्यादा पार्लियामान में गोद में बैठे। बैठ और ये जो के अभी मलेशिया का सियासत प्रेसिडेंट का सीखी विजिट हो। है, एक सेकंड, जो सर, एक प्रेसिडेंट का सेकंड, सर, एक जो सेकंड, मलेशियन सर, एक प्राइम मिनिस्टर सेकंड, का- एक जो सेकंड, मलेशियन- सर, सिवाय एक सेकंड, भूख को एक इज्जतों के जो अलावा उसके मलेशियन- पास सिर्फ कोई एक और सेकंड, चीज़ सर, है एक सेकंड दे दें दनियाल साहब मलेशियन को। प्रेसिडेंट का विजिट है, उसको सबटाज नहीं करेंगे, ठीक। जो एससीओ है उसको सबटाज नहीं करेंगे। बैठे आए, आप डिस्कशन करें, ऐसी किसके क्या पास बात आए है बैठे? मुझे जो मेरे बताइए। के ऊपर नहीं हल हो सकती? इन्होंने कहा पार्लियामान में आए, सर, पार्लियामान में, अब पार्लियामान का एक रास्ता ही बात नहीं सुने, मिलता। इन्होंने शेख कहा- साहब का आप टाइम। पीछे से कोई रास्ता ढूंढते हैं और इनको वहां अब से शेख साहब का जाते हैं। टाइम। देखिए, इन्होंने कहा हम एपीसी बुला रहे हैं, हमने कहा जी हम जरूर आएंगे। इन्होंने अजमेर 3 से दिन बाद गाली दे दी। सुने 3 दिन बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 15 जुलाई को अतातारा ने किसने भेजा कि जाओ ये स्टेटमेंट दो कि जनाब हम पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, और आज तक ना कैबिनेट का फैसला ना किसी इत्तेहादी का फैसला। सर, ये टाइम किसके खत्म हो कहने गया। पे उसने स्टेटमेंट दी थी? टाइम खत्म ये हो गया, मेरे कठपुतली है, पास। इनके पास कोई अख्तियार नहीं है, ठीक। ये सिर्फ वो एक्ट करते हैं कि जो इनको लाए हुए हैं। सर, आपको इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम में भी सहमत देंगे। आपको भी बैरिस्टर दनियाल चौधरी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब, बैरिस्टर दनियाल चौधरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। ऑल सी टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।